हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल। आप पोस्ट ग्रेड राजस्थान टीके की तैयारी के लिए इसके साथ आप अगर लैब असिस्टेंट वगैरह कर रहे हो तो साथ में तैयारी हो जाएगी। जैसे मतलब में वही आने वाला है, थोड़ा उसमें डीप आ सकता है कि वही है राजस्थान के। देखो, किसी भी चीज़ का भूगोल पढ़ने के बारे में पहले उसके स्थिति के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि वो ग्लोब में कहाँ है, पृथ्वी में किस जगह है, भारत की किस दिशा में है, एशिया में किस दिशा में स्थित है। वो चीज़ पहले हम जानकारी राजस्थान की देखते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी मान के चलिए। आप देखो, ये है पृथ्वी का मिडल पॉइंट, मान लेते हैं ये बीच का मध्य बिंदु है। बीच के पॉइंट को हम कहते हैं मध्य बिंदु। तो मैं इस मध्य बिंदु को आधार मान के एक रेखा खींचूं, इसका मैं नाम बोल सकता हूँ भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा ये क्या है? भू भू मतलब धरती, धरातल, पृथ्वी। मध्य मतलब भूमि के बीच में रेखा खींची हुई है, इसीलिए भू मध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा है, ये इस जो गोला है हमारा, ये जो पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांट रही है। ये इस भाग में इसे कहते हैं उत्तरी भाग, और ये इस भाग में नीचे वाले में बांट रही है, उसे कहते हैं दक्षिणी। अब नॉर्मली पता है यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जानते हैं नॉर्मली। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये तो देखो साधारण जानकारी, अगर आपको इतना नहीं पता तो पता कर लीजिए, होता है मैं बताने के लिए हूँ। अब एक रेखा हम ऐसे मान के चले, यहाँ से ये रख दिया, एक बार ऊपर नीचे बढ़ा, एक बार इधर उधर बढ़ दिया, खड़ी रेखा खींचते। अब जो हम ये खड़ी रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं देशांतर। देशांतर। और जो ये आड़ी रेखाएं खींचते हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में देते हैं कि खड़ी रेखाओं को देशांतर देते हैं या आड़ी रेखाओं को या तिरछी रेखाओं को देशांतर देते हैं। तो ये याद रखना, अक्षांश को हम कैसे लिखते हैं? ए को अक्षांश, इस ए को लंबा कर दो, ये हो गया आपके ए को अक्षांश, आड़ी रेखाएं अक्षांश, ए से आड़ी, ए से अक्षांश, बस ये हो गया आपके देशांतर। देशांतर को मैंने यहाँ लिखा है, देशांतर ये खड़ी रेखाएं, ये को ऐसा लंबा कर दो, खड़ी रेखाएं जो देशांतर, आड़ी रेखाएं जो अक्षांश। अब देखो, मैंने ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ऐसे कोई लाइंस खींची हुई नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की रेखा अगर हम खींचें, अगर ये रेखा खींचे तो ये यहाँ से गुजरेगी। अब हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे भारत की स्थिति है यहाँ पे। अब ये जो रेखा यहाँ पे खींची है, यहाँ पे जो बीच की रेखा खींचते हैं ये होती है 0 डिग्री मान के चलते हैं। अगर किसी भी वृत्त को हम मापते हैं तो हम 0 डिग्री से मापते हैं। 0 डिग्री से वापस 0 डिग्री पर आएंगे यहाँ पे, तो ये 180 होगा इस पॉइंट के लिए। अगर हम इस पॉइंट से चले तो इसका 0 डिग्री यहाँ है और 180 होगा यहाँ पे। अब भारत यहाँ है तो ये राजस्थान हमारा लगभग यहाँ है। अब ये जो हमने रेखा खींची है, इसको ये कुछ नाम देते हैं, तो इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये होती है आपकी 23 डिग्री
एक रेखा अगर मैं यहाँ खींचूं, इसका नाम है वक्र रेखा। ये भी इससे 33 मीटर का ही है। अब हम ये दो रेखाएं खींची क्यों है? तो इसका मतलब क्या है? ये तो भारत के बीच से निकल रही है, ना तो इसकी सीमा से यहाँ से, ना यहाँ से, ना ही देशांतर वाली यहाँ से। तो ये हमने खींची क्यों है? ये जो कर्क रेखा है ये खींची क्यों है? पहले ये जानना जरूरी है कि ये कर्क रेखा हमने खींची क्यों है। तो ये रहा हमारा सूर्य, कोई में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो किस तरह की बना दे, ये हो गया सूरज। अब क्या होता है कि जब ये पृथ्वी हमारी घूमती है तो हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ा टेढ़ी घूमती है। अपने अक्ष से, ये जैसे पृथ्वी है ये सीधा घूमना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा घूम रही है। अब टेढ़ा घूम रही है, इसका मतलब जब ये ऐसे घूमेगी तो ये सूर्य की स्थिति एक बार इस जगह आएगी, इस पॉइंट पे। अब वापस घूमेगी तो एक बार इस पॉइंट पे आएगी, क्योंकि ये सूर्य है, इसके भी चक्कर लगा रही है और खुद भी तो घूम रही है इस प्रकार। इसीलिए सूर्य एक बार इस पॉइंट पे आता है और एक बार इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे आता है तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारी गर्मी हो रही है, जब यहाँ पे आता है तो हमारे यहाँ सर्दी हो जाती है। गर्मी और सर्दी का कारण पता चल गया आपको, यह सूर्य की स्थिति। इसीलिए हम ये कर्क रेखा और मकर रेखा खींचते हैं कि हम ये बताते हैं कि सूर्य बस इस स्थिति पे करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और मकर रेखा में हम बताते हैं कि सूर्य इस स्थिति पे आएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा राजस्थान है। अब जैसे आप देख रहे हैं राजस्थान की पूरी कोण से निकल रही है, पश्चिम से निकल रही है। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा राजस्थान का नक्शा बना लेता हूँ मैं, ताकि समझने में आसानी हो आपको। ये हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है, अब हमने देखा कि अक्षांशीय रेखा एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से। हमें पता था होना चाहिए कि राजस्थान हमारा कितने पॉइंट पे है। तो ये जो नीचे वाली रेखा है अक्षांशीय रेखा, इसका मान होता है आपके 23 डिग्री 03 मीटर। हमने देखा कर्क रेखा देखा था, पहले कर्क रेखा देख लेते हैं। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट में। ये कौन सी आपकी कर्क रेखा? ठीक है, यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम है डूंगर। नीचे वाला इसका नाम है बांसवाड़ा। ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और साथ साथ में ये भी देखते चलेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। तो एक तो यही प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है या कितने जिलों से गुजरती है। तो 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो वो होती है आपकी 26 किलोमीटर, यानी कि 26 किलोमीटर राजस्थान में गुजरती है। अब देखते हैं कि राजस्थान की ये तो कर्क रेखा तो इसके सीमा के अंदर आ गई। अब ये जो सीमा है यहाँ से यहाँ वाली, इसमें कितना डिग्री अक्षांश का अंतर है? यहाँ से यहाँ तक कितना फैला हुआ है? अक्षांशीय विस्तार कितना है अक्षांश के हिसाब से? तो आपने देखा था ये जो ग्लोब है, ये अक्षांश, ये देशांतर, यहाँ पे हमारा राजस्थान है। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्थिति है, ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है? हम
हमने देखा था, यहाँ से 0 से हम आगे बढ़ते जाते हैं, डिग्रीज में लिखते जाते हैं, बस यही लिखना है। तो ये जो नीचे वाली रेखा है, ये यहाँ देखिए, ये जो नीचे वाली राजस्थान की रेखा है, ये किसके है? ये आपके 23 डिग्री 03 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो मैंने यहाँ भी उत्तर ही लिखा है, यहाँ भी उत्तर लिखा है। आप कहोगे सर ये तो उत्तर दिशा ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दक्षिण दिशा है, तो ये तो गलत हो गया। उत्तरी अक्षांश कैसे लिखा हुआ है? अब बताता हूँ कि उत्तरी अक्षांश लिखने का कारण मैंने सबसे पहले बताया था, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब ये राजस्थान की स्थिति को बताती है। ये रेखा राजस्थान, ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले को हमने क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का अर्ध, आधा भाग। तो ये जो गोला है इसका आधा भाग गोलार्ध, दक्षिणी मतलब जो दक्षिण दिशा में गोलार्ध, उत्तरी मतलब जो उत्तर दिशा में गोलार्ध है। अब जो चीजें, जो देश, जो राज्य उत्तर दिशा में है, उन्हें उत्तरी गोलार्ध में गिना जाता है। तो हम इसको लिखते हैं उत्तरी दिशा में जो भी अक्षांश की लाइनें खींचेंगे हम इस प्रकार, वो सब उत्तरी अक्षांश में रहेंगे, ठीक है। और इससे नीचे जो खींचेंगे वो दक्षिणी अक्षांश में गिने जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने उत्तरी से उत्तरी अक्षांश लिखा हो। इसी प्रकार यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट को 78 डिग्री 17 मिनट। अब यहाँ पे क्या लिखा? पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। अब से ये पूर्वी देशांतर, यहाँ भी पूर्वी देशांतर, ये क्यों? ये देखिए, इसके लिए भी हमने एक बीच की लाइन खींची थी, ये। अब इसके जो इस तरफ है वो होता है आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। इसके इस तरफ जितने भी देश आएंगे, राज्य आएंगे, जो भी आएगा वो पूर्वी गोलार्ध के अंदर गिना जाएगा। पूर्वी का मतलब जो पूर्व में हो। अब अगर राजस्थान यहाँ होता तो हम कहते हैं, ये जो लाइन आती इन्हें कहते हैं पश्चिमी से पश्चिमी, क्योंकि ये पूर्व दिशा में है, तो ये लाइन भी पूर्व में है और ये भी पूर्व में है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पूर्वी से पूर्वी। इसके कुछ प्रश्न भी बनते हैं इस प्रकार के, राजस्थान की स्थिति को बताइए, और वहाँ के लिख देते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री पश्चिमी, या 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी से 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। याद रखना, जो पूर्व में है, चूंकि राजस्थान यहाँ पे है, लोग हैं, इसीलिए देशांतर रेखाएं जो हम लंबी रेखाएं खींचते हैं वो पूर्व से पूर्व गिनी जाएगी, और अक्षांश रेखाएं जो हम आड़ी रेखाएं खींचते हैं वो उत्तर से उत्तर गिनी जाएगी। यहाँ से उत्तर की तरफ ही जा रहे हैं हम, यहाँ से पूर्व की तरफ ही जा रहे हैं, इसीलिए उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व गिना जाएगा, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद रखनी है। और सबसे पहले इससे जरूरी चीज़ है आपको याद रखना होता है राजस्थान का मैप। राजस्थान का मैप लगभग सबको आना चाहिए। अगर आपको राजस्थान का मैप नहीं आता तो ट्राई कीजिए, पहले 10-12 मैप करिए। मैप के बिना राजस्थान का भूगोल बहुत मुश्किल है। अब तो फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। अगर आपको अब तक राजस्थान का मैप नहीं आता तो माफ कीजिए, लेकिन फोर्थ ग्रेड में चांस बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि राजस्थान का मैप किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार इसमें जिले समाहित होते हैं। सबसे पहले कोशिश करना कि जो ये सीमा है, ये सीमा
सीमा ये यहाँ याद रखना, ऐसा नहीं कि वो सीमा सचिन वाली याद करो, सीमा ये है यहाँ के जो पास में जो जिले आते हैं वो बढ़ना है शुरू करना। जो सबसे ऊपर जिला आता है वो गंगानगर होता है, फिर इसके इस तरफ आता है बीकानेर, फिर नीचे आता है भड़ोली, यहाँ पे आता है जैसलमेर में आधे आधे गिनाऊं ताकि आधा जगह पूरी आ जाए। फिर नीचे आता है इधर बाड़मेर, फिर बाड़मेर के नीचे आता है जालोर, फिर जालोर के नीचे आता है सिरोही, सिरोही के नीचे आता है उदयपुर, उदयपुर के नीचे आता है यहाँ पे जो हमने बताया ये लिखा हुआ है डूंगरपुर, यहाँ पे फिर नीचे आ गया बांसवाड़ा, फिर यहाँ पे वापस आता है प्रतापगढ़, यहाँ पे आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना, इसकी सीमा एक बार यहाँ पे खत्म हो गई, इसके बाद वापस यहाँ पे चित्तौड़गढ़ लगता है। इस जगह एक शहर है दाऊद बाटा, उसे राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? रावत बाटा। वो किस जगह है? वो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, लेकिन इसकी सीमा हटके वापस लगती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सीमा पर बना हुआ है कोटा, झालावाड़, यहाँ पे आता है बारह, फिर यहाँ पे सवाई माधोपुर, इसके आगे करौली होता है, फिर धौलपुर, इसके ऊपर भरतपुर, यहाँ पे छोटा सा होता है डी, इसके आगे खेलकर तिजारा, यहाँ पे मैं के टी लिख रहा हूँ, बस खेलकर तिजारा समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक नया जिला बना है जिसका नाम है आपके कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। ये आपको उनका पूरी स्थिति पता होना चाहिए कि कहाँ है। कोटपुतली बहरोड के नीचे होता है अलवर, यहाँ पे इसके पास वैसे जयपुर की सीमा नहीं लगती, लेकिन कोटपुतली बहरोड क्योंकि जयपुर से अलग होता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जयपुर। यहाँ पे सीकर, याद रखना जयपुर इसी प्रकार है, यहाँ से पूरा कोटपुतली बहरोड की सीमा है, जयपुर की सीमा नहीं लगती है, यहाँ से सीकर की लगती है, उससे ऊपर झुंझुनू आ जाता है, उसके ऊपर हनुमानगढ़। अब चूंकि हमने सीमा वाले पहले पूरे भरने हैं तो हमें अंदर वाले भरने में आसानी होगी। फिर चलिए शुरू करते हैं। अब नीचे से शुरू करते हैं ऊपर ताकि भरने में आसानी हो। यहाँ पे उदयपुर के ऊपर आता है, यहाँ पे जब थोड़ा सा ऊपर है सलूमगढ़, जो हमारा नया जिला बना है सलूमगढ़, याद रखना। सलूमगढ़ के पास यहाँ पे एक सीमा रखा हुआ जिला बनता है राजसमंद। राजसमंद के पास इधर आ जाता है आपके भीलवाड़ा, फिर इसके नीचे यहाँ पे होता है बूंदी। भीलवाड़ा की यहाँ से एक सीमा लगती है, इसका नाम है आपके पुणे। इसके पास यहाँ पे आ जाते हैं आपके दौसा, जयपुर से भी सीमा लगी है से। अब जयपुर के पास यहाँ पे आता है अजमेर, इसकी सीमा भीलवाड़ा जयपुर से लगी है। अब अजमेर से अलग होकर एक नया जिला बना है जिसका नाम है ब्यावर। ब्यावर के पास यहाँ पर एक छोटा सा जिला है जिसका नाम पाली है। अब इससे ऊपर एक जिला बना है नया जिला जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा के जस्ट ऊपर होता है आपके जोधपुर। जोधपुर के जस्ट राइट साइड में होता है आपके नागौर। नागौर से जस्ट थोड़ा सा राइट साइड में होता है नागौर से अलग होकर बना है। इस प्रकार ये आपके कुछ जिले बन चुके हैं। लोगों की स्टडी तो पूरी ये राजस्थान की स्थिति आ गई। इस प्रकार इतने जिले हैं। अब इनमें देखते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला आपके ये है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सीमा। वही पाकिस्तान वाली है बिल्कुल,
ये लो। अब यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है, इस तरफ कौन सा स्थान है? पाकिस्तान है। नाम तो इसका पाक है, लेकिन हरकतें नापाक है। अब पड़ोसी है तो आपको पता ही है पड़ोसी की हरकतें कैसी होती है। इसकी सीमा हमसे लगती है 1070 किलोमीटर, यहाँ से बाड़मेर से गंगानगर तक। इसमें ही सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारे जैसलमेर से लगती है। सबसे बड़ा जिला है तो सबसे ज़्यादा सीमा ही लगेगी। इसके बाद सबसे छोटी लगती है, वो लगती है आपके फड़ौदी की। फड़ौदी क्या लगती है? सबसे छोटी। जैसे ऑप्शंस में अगर फड़ौदी हो तो फड़ौदी आंसर आएगा नए जिलों के हिसाब से, लेकिन प्रश्न अभी भी पुराने जिलों के हिसाब से पूछते हैं, और पुराने जिलों के हिसाब से आपके बीकानेर आंसर होना चाहिए। बीकानेर की थोड़ी सीमा सबसे कम लगती है पाकिस्तान से। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक राज्य आता है, यहाँ से यहाँ तक एक राज्य की, भारत के राज्य की सीमा लगती है, जिसका नाम है पंजाब। सब जानते हो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। बिल्कुल, कभी बताते हैं पंजाब यहाँ आ गया, सिंध इसके ऊपर, गुजरात, मराठा नीचे, पूरी स्थिति बताएंगे। पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर राजस्थान से। फिर यहाँ पे एक राज्य आता है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर राजस्थान से। फिर यहाँ से भरतपुर जोधपुर से लगती है हमारे यूपी। इसकी लगती है हमारे 877 किलोमीटर। कहीं पे 876 भी लिखा जाता है, लेकिन लगभग ज़्यादातर 877 मानते हैं। फिर यहाँ से जोधपुर से यहाँ तक आ जाता है आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। पंजाब की 89 किलोमीटर। इसके बाद आता है गुजरात। इसकी सीमा लगती है आपके लगभग 1022 किलोमीटर। अब देखो ये कुछ हमारे सीमा में। अब इसमें देखना है सबसे जो ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा का पूछे तो ये सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है झालावाड़। इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे बड़ी सीमा वाला जिला है। और सबसे कम पूछे तो बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है। इसकी यहाँ से यहाँ तक इतनी सी लगती है, बस लगभग 13-14 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अब इसकी ये स्थिति के बारे में बताते हैं आपको। लगभग इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। लगभग छोटी मोटी जितनी भी परीक्षाएं आपके 4th ग्रेड में बहुत चांस है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। लगभग 80% के आसपास चांस है कि इसमें से एक प्रश्न आए कि एमपी से कितनी सीमा लगती है, और सबसे अधिक सीमा वाला हो सकता है इसमें से सीमा पूछने कितनी लगती है। जैसे पंजाब से कितनी सीमा लगती है, पंजाब से कितने जिलों की सीमा लगती है। तो आपको इसी प्रकार याद रखना होगा कि कितने जिलों की सीमा लगती है, कितने जिलों की किससे सीमा लगती है। कितने जिले ऐसे हैं जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है। तो हमारे 4 जिले ऐसे होंगे, तो सॉरी 4 जिले ऐसे होंगे जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगेगी। ठीक है, अंतर्राज्यीय अगर पूछे तो ये है आपके जिले। अंतर्राष्ट्रीय पूछे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र है, देश। इससे जो सीमा लगती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसकी लंबाई आपको पता ही है 1070 किलोमीटर बता दी है। अब ये जो बाकी बचा हुआ है यहाँ से ये यहाँ वाला पूरा एरिया, इसे कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। ये होते हैं आपके 4850 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो ये और ये कुल मिला लें तो पूरी राजस्थान की सीमा कितनी है, तो कुल सीमा देखो, कुल सीमा होती है इसकी 5920 किलोमीटर। ये इसके प्रश्न पटवार में भी पूछे गए हैं कई बार, तो हल्के में नहीं लेना, ये याद रखने लायक चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आपको ये कॉमन चीज़ें भी याद नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल है। सब ये सब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारी राजस्थान की कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में चीज़ें हैं। उम्मीद है मैंने सब कुछ बताया है, अगर कुछ रह गया है तो बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी आपको जिलों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस जगह है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान स्थिति एवं विस्तार, मतलब राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, कौन सी जगह कहाँ है। ठीक है, जैसे स्थिति हमने पढ़ ली है, अब विस्तार पढ़ना है। तो सबसे पहले राजस्थान का वही मैप बना देते हैं। जैसे इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन चले जाएगा काम। जो यहाँ से आप देखो, यहाँ से यहाँ तक जो, माफ कीजिएगा, ये भी एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस प्रकार, और एक लाइन बना देता हूँ यहाँ। आप ये लाइन क्या है, इसके ऊपर का जो एरिया है उसे हम कहते हैं मरुस्थल। क्या कहते हैं? मरुस्थल। सबको पता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पे रेत है, इसीलिए हम इसको मरुस्थल कहते हैं। ये जो मैंने लाइन खींची इसे कहते हैं अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला, इसको कहते हैं राजस्थानी पूर्वी पठार। आप कह सकते हैं मैदानी भाग। और ये है आपके दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। मुझे नहीं लगता ये एक क्लास में पूरा हो पाएगा। सबसे पहले हम एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थल को लेकर चलते हैं। मरुस्थल क्या होता है, इसके बाद अरावली, मैदानी और फिर हाड़ौती के पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मरुस्थल के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेते हैं, इसके बारे में पूरी कल बताएंगे। मरुस्थल ये स्थान जहाँ पे रेत होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। मरु का अर्थ होता है रेत, और स्थल मतलब स्थान, जहाँ पे रेत होती है, रेत के स्थान को कहा जाता है मरु स्थल। मरु का मतलब रेत, स्थल मतलब स्थान, या जहाँ पे मरु होती है, रेत होती है, वो मरुस्थल कहलाता है। फिर अरावली, ये एक पर्वत श्रृंखला है जो हमारे हम अजमेर देखते हैं, उदयपुर देखते हैं,
जो पर्वत बने हुए थे वो श्रृंखला अरावली के है। ये श्रृंखला सबसे पुरानी पूरे एशिया की भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछते कौन सी है तो ये है सबसे प्राचीन। तब ये आपके गोंडवाना लैंडमार्क से ये आपके टेकिस से फिर ये आ गया आपके मैदानी भाग जहाँ पे मैदान पाया जाता है। अपने को जहाँ पे मैदान पाया जाता है वहीं पे सबसे ज़्यादा पानी नदियाँ पाई जाती है। तो इस मैदान में याद रखना सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। हम बताएंगे यहाँ पे जैसे माही हो गई, बनास हो गई, चंबल हो गई, आपके यहाँ पे हो गई, धूनी हो गई। तो नदियों में पढ़ेंगे हम यहाँ पे जैसे बाणगंगा हो गई, सब बताएंगे। आपको बस ये याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण आपके मैदानी भाग के जो भी इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमी के हिसाब से मतलब आर्थिक रूप से तो यहीं पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमी, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहीं पे ज़्यादा इकोनॉमी होगी। पानी होगा तो वहीं पे खेती भी कर सकते हैं, वहीं पे धंधे भी जहाँ पानी होता है वहीं पे कर पाते हैं। बस यही स्थिति। इसके बाद आता है आपके हाड़ौती का पठार, जो हाड़ौती क्षेत्र या आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है इसे कहते हैं। ये भी आपके गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। वैसे कुछ है जो यहाँ पे गोंडवाना लैंड पे यहाँ पे अरावली का अवशेष है। नीचे आके विंध्याचल पर्वतमाला श्रृंखला के भाग है। वो सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ये कुछ साधारण जानकारी है जो आपको आज जाननी जरूरी है। बाकी आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार में। तो अभी के लिए लेते हैं विदा। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। धन्यवाद। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।